ठीक है, एक नया टेस्ट पेपर है आज का। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान दो। व्हेन ए ग्लास रॉड एंड सिल्क इज रब्ड देन, तुम्हें पता है कि रोड पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है बेटा? रोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो ऑप्शन बी, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसी वजह से मुझे देना पड़ गया था। ठीक है, अगला ध्यान दो। टू वायर्स ए एंड बी सेम मटेरियल हैविंग द रेडियाई इन द रेशियो कितना है? 1:2 कैरिज करंट 4:1 में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो तुम्हें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? NEAVD। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे रेडियाई दिया हुआ है तो एरिया को मैं लिखता हूँ बेटा, बातें नहीं, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? NE पाई आर स्क्वायर। सो ये आई का फॉर्मूला होता है ना, I = इंटू में VT। अब ध्यान दो, मुझे अगर रेशियो निकालनी है तो मेरे पास क्या होगा? therefore I1/I2। पता है NE तो कांस्टेंट होगा, पाई भी कांस्टेंट होगा, रेडियस चेंज होगा, R1 का स्क्वायर VD पहले वाले की वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई NE कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है, इसी वजह से N भी सेम होगा। N क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो कॉपर है, सभी कॉपर के लिए एक जैसा ही होगा। इंटू में पाई R2 का स्क्वायर VD का, सही स्क्वायर नहीं आएगा ना, ये आएगा। अब NE से NE कट गया, पाई से पाई कट गया, कोई डाउट यहाँ तक? तो अब I1 और I2 का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:1। ये आ गया 4:1। R1/R2 कितना है? 1:2 का स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 का डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 का। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो देखूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2, तो कितना हो गया बेटा? 16:1, 1 और 2 का। ऑप्शन ए। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, अगला ध्यान दो जल्दी। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज द कैपेसिटेंस कितना? 8 माइक्रोफैराड। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज ट्रिपल्ड। तो पता है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A/D। ये होता है कैपेसिटेंस का। ये आपको कितना दिया हुआ है? 18 माइक्रोफैराड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, अब न्यू बना दिया A/, डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया बेटा? ट्रिपल कर दिया। डिस्टेंस इज ट्रिपल एंड डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बिकेम इतना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो मान लो K। अब ऐसा करने से ये कितना हो गया बेटा? 72। तुम्हें पता है इसकी वैल्यू पहले से कितनी दी हुई है? 18 दिया हुआ है, 72। तो 18 पे कितने पे जाएगा बेटा? 4 पे। तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 12। सी आंसर। कोई डाउट है भाई? मीडियम फिल कर दिया, पता है ना C ऑफ मीडियम का फॉर्मूला कितना होता है? KA/D। तो एक तो मीडियम फिल कर दिया तो K आ गया और डिस्टेंस को हमने 3 गुना कर दिया। ऐसा करने पे नया जो बना वो 72 माइक्रोफैराड बन गया। ये A/, की वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। नाउ अगला ध्यान दो। थ्री आइडेंटिकल लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट carrying ABC kept equal distance पे from each other as shown in the figure. The wire C experience net force F। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। 3 वायर है, इसमें कितना दिया हुआ है? 2 एम्पियर। इसमें कितना दिया हुआ है? 1 एम्पियर। सॉरी, ये I है ना, इसमें है 2I, इसमें है 1I और C वाले में भी कितना करंट है? I। और तीनों क्या इक्वी डिस्टेंस है? ठीक है, मान लो ये वाला डिस्टेंस R है और ये वाला डिस्टेंस R है। C एक्सपीरियंस द नेट फोर्स F। तो नेट फोर्स ऑन C व्हेन द करंट एज रिवर्स। ध्यान दो क्या है, अभी जो फोर्स होगा फिलहाल के लिए C वाली वायर, ये A, ये B, ये C, अभी के लिए ये क्या कहेगा? आपस में रिपेल। इसकी वजह से, इसकी वजह से भी क्या कहेगा? रिपेल। इसकी वजह से मान लो फोर्स ऑन C ड्यू टू B हो गया और ये फोर्स ऑन C ड्यू टू A, दोनों सेम डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब मुझे पता है कि जो आपको फोर्स ऑन C दिया हुआ है वो इनिशियली, ये जो इनिशियल है वो कितना होगा? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन C। पहले तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B की वजह से, फिर फोर्स ऑन C ड्यू टू A की वजह से। अब ध्यान देना जरा, C की वजह से कितना, B की वजह से कितना होगा? μ0 I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R। ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, है ना। प्लस में A की वजह से देखो तो μ0 A का करंट कितना है? 2I इंटू में I, है ना, डिवाइडेड बाय
2 पाई डिस्टेंस कितना हो गया बेटा 2r, यानी कि ये दोनों करंट क्या इक्वल नहीं हो गया बेटा, ये भी कितना हो गया म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई आर, दोनों करंट इक्वल हो गए। तो ये जो डबल हुआ है करंट वो एफ है, कितना दिया हुआ है एफ है। अब ये कह चाह रहा है कि अगर मैं ए को रिवर्स कर दूं, यानी कि अब ए के डायरेक्शन नीचे कर दूं, ये ऊपर ये ऊपर ये, तो इसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी है ना, और इसकी वजह से क्या होगा, सॉरी मैं यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी कर रहा हूँ, इन दोनों केस में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, पता है सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है रिपेल। तो ये दोनों तो क्या आ गएंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला जो करंट है ये क्या करेगा रिपेल, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वाले केस में न्यू जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा एफ माइनस में एफ, दोनों फोर्स इक्वल है जैसे ये दिखाया मैंने, तो वो कितना आएगा 0, ठीक है 0, याद दीजिएगा, ठीक है। आगे ध्यान दो, ये कहता है कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है 2 मिली हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड रिजल्टिंग एलसी सर्किट, ठीक है। एक इंडक्टर है और दूसरा क्या है कैपेसिटर, ये 2 मिली हेनरी और ये 5 माइक्रोफैराड, एंड सेट ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटर में ये तीनों दोनों क्या होते हैं आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, एक डिस्चार्ज होगा तो दूसरा क्या होगा चार्ज होगा। ऑसिलेटिंग इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, लेट Q denotes the instantaneous charge on the capacitance and I is the current in the circuit, the maximum value of Q is इतना, तो मैक्सिमम करंट कितना होगा, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे ऑसिलेशन में क्या होता है कि एंटायर इसकी एनर्जी, जैसे आपने देखा है ना सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है, इस वाली पे यही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा काइनेटिक में, फिर आगे गया तो ये वाली काइनेटिक यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है मान लो हाफ एल आई स्क्वायर, ये मैक्सिमम है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा किसमें हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी में, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम एनर्जी देखूं तो हाफ एल आई स्क्वायर, एक समय में ये ही कन्वर्ट हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी में। तो अगर मैं हाफ से हाफ देखूं तो एल कितना यहाँ पे 2 मिली, आई कितना दिया हुआ बेटा, आई निकालना है आई मैक्स का स्क्वायर, क्यू मैक्स कितना दिया हुआ है 200 माइक्रो का 10 के माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई सी, सी कितना है बेटा 5 माइक्रो। तो अब अगर मैं आई देखूं तो कितना आएगा आपके पास, कोई बताएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए बेटा, यहाँ पे बच गया 4/5 इंटू में 10 की पावर माइनस 2 है ना, और ये यहाँ पे जाएगा डिवाइड में 2 इंटू में 10 की पावर कितना माइनस का 3, तो ऊपर जाएगा 40 है ना बेटा, ऊपर कितना आ गया 4, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर, तो ए हो गया, ठीक है। अच्छे ध्यान देना, जब मैक्सिमम चार्ज होता है तो उसमें करंट कितना होता है 0, गलत है बाकी ऑब्वियसली पहले ही मिल गया, मल्टीपल हम सोचेंगे ही नहीं। कोई डाउट यहाँ तक, पता है ना, जिस तरह से एंटायर पोटेंशियल कन्वर्ट होती है काइनेटिक में, वैसे ही एंटायर मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। वैसे एलसी ऑसिलेटर सिलेबस में है नहीं, ये गलत क्वेश्चन आ गया, फिर भी पता होना चाहिए आपको। आगे, व्हेन ए मैग्नेटिक डायपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम रोटेट फ्रीली अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वर्क डन कितना होगा, तुम्हें पता है वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, माइनस का एम बी कॉस थीटा2 माइनस में कॉस थीटा1। अब इनिशियली वो कहाँ पे था, फ्रॉम अनस्टेबल यानी कि थीटा1 180 डिग्री था, से स्टेबल यानी कि थीटा2 कितना हो गया 0 डिग्री। पता है ये होता है अनस्टेबल के लिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180, और स्टेबल में क्या होगा
थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अब ये वर्ग डन देखो तो माइनस का एम बी कॉस थीटा टू कितना है 0 का 1 आ गया माइनस में, ये माइनस का 1 कितना आ गया माइनस का 2 एम बी, ये वर्क डन हो गया। हाँ तो वो थीटा 1 में है ना, कॉस थीटा टू माइनस में थीटा 1 होती है ना, कॉस थीटा टू 0 हो गया 1 हो गया, ठीक है। माइनस में कॉस थीटा टू 180 हो गया माइनस का, तो आंसर तो यही आएगा। हो सकता है ये नेगेटिव साइन नहीं लगाया हो, ठीक ना, कोई डाउट है? और जितना वर्क डन होगा वही उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, अगेंस्ट द वेवलेंथ इन द, तुम्हें याद करने का तरीका मैंने बताया था, रानी मुखर्जी इज वेरी यूजफुल एक्स गर्ल। तो इसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ क्या होती है, घटती है। मुझे किस में अरेंज करना है, डिकेजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिखूंगा रेडियो वेव, रेडियो वेव कौन सी है लैम्डा 2, फिर उसके बाद माइक्रो है का नहीं है इम्फा, इम्फा का कौन सा है लैम्डा 1, फिर उसके बाद इम्फा के बाद कौन सा हो गया यूबी हैगा, यूबी हैगा लैम्डा 4, फिर सबसे छोटी हो गई एक्स, एक्स की कौन सी है लैम्डा 3। तो देखो ये ऑर्डर कौन सा है 2 1 4 3 बी आंसर, कोई डाउट है? ये ऑर्डर याद होना चाहिए आपको, आंसर आ जाएगा ना। अगला ध्यान दो, ए माइक्रोस्कोप इज फोकस ऑन द मार्क ऑन ए पीस ऑफ पेपर व्हेन द स्लेब ऑफ ग्लास ऑफ थिकनेस इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, ध्यान दो थिकनेस आपको कितनी दी है बेटा 3 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव टू गेट द मार्क फोकस अगेन। ध्यान दो, पहले ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप वाला आपने एक्सपेरिमेंट देखा हो तो वो है कि भाई पहले तो उसने क्या किया, मार्क को देखा जो भी आया होगा, कहाँ पे आया ये दिखाया है नहीं ना, फिर उसके बाद एक ग्लास स्लैब लगा दिया, फिर ऑब्वियसली इसे वो ऊपर उठाएगा, तो कितना उसने शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट करेगा जितना नॉर्मल शिफ्ट होगा, और नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा इसका कोई बताएगा? नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद है थिकनेस इंटू में 1 माइनस में 1 बाई म्यू। तो थिकनेस कितना है यहाँ पे 3, 1 माइनस में 1 बाई म्यू, म्यू कितना है यहाँ पे 1.5, तो कितना आ गया ये 3 इंटू में 1 माइनस में 2/3, तो कितना आ गया 3 इंटू में 1/3, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना, वो सेंटीमीटर में ले लिया, तो 1 सेंटीमीटर वो ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा क्योंकि अपरेंट शिफ्ट हुआ है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की बजाय वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा, कोई डाउट है? नो, आगे ध्यान दो, do you define कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब सेम फेस में सुपर इम्पोज होता है, ऐसा कोई ऑप्शन, ये कहते हैं सुपर इम्पोज ऑफ 2 फेस इन द सेम फेस प्रोड्यूस मैक्सिमम इंटेंसिटी, एकदम यही है, कोई डाउट है? मिनिमम इंटेंसिटी आती ही नहीं है, मिनिमम आती नहीं है, अपोजिट फेस होता ही नहीं है कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो ए ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, फॉर हैवीली डॉप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज। एन टाइप में, एन टाइप में तुम्हें पता है कि फर्मी एनर्जी कहाँ पे आती है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, एन टाइप में दोनों एनर्जी लेवल बनता है तो इसके बीच में आती है ना, बैलेंस बैंड की तरफ नहीं करता, तो बिलो द कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है, बस सेंटर पर आएगा नहीं, बैलेंस बैंड के पास होगा नहीं, ए ऑप्शन। पता ना यहाँ पे शिफ्ट होता है फर्मी एनर्जी लेवल, लिखवाया हुआ है क्लास नोट्स में, ठीक है ना। इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नो फोर्स इन द मोस्ट ऑर्बिट में, नहीं ऐसा नहीं है, ऑलवेज एक्सपीरियंस नेट फोर्स, एक्सपीरियंस इक्वल फोर्सेज इन ऑल द, एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स इन द आउटरमोस्ट। देखो मैक्सिमम आउटरमोस्ट में होता ही नहीं है, डिस्टेंस बढ़ जाती है, कूलम्बिक फोर्स ही लगता है, ऑल ऑर्बिट्स में इक्वल फोर्स लगेगा ही नहीं,
एक्सपीरियंस नो फोर्स इन इनर मोस्ट ऑर्बिट, ये भी गलत। नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से वो रिवॉल्व करता है, वो कंटिन्यूसली कम टू इट्स लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है ना। इन टर्म ऑफ बोर्स रेडियस आर नॉट दिया हुआ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। तुम्हें पता है कि एक्चुअली रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर टाइम्स में आर नॉट होता है। अब सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर आर नॉट। सेकंड है या सेकंड एक्साइटेड है, ये देखो बस सेकंड ऑर्बिट है तो कितना आ गया, 4 टाइम्स में आएगा आंसर है, ठीक है। कोई डाउट है ना, आगे ध्यान दो। द डायोड यूज्ड टू सर्किट शोन इन द फिगर has the constant voltage drop of 0.5 volt at all current and maximum power rating minimum, ठीक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको, ये जो डायोड है किसी भी करंट के लिए कितना करंट कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वोल्टेज 0.5 वोल्ट। अब ध्यान दो 1.5 अपने लगाई हुई है, 0.5 यहाँ पे कंज्यूम हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 1 वोल्ट कंज्यूम हो गया। अब आगे क्या है, द मैक्सिमम पावर रेटिंग इतना, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये पावर रेटिंग किसकी है, डायोड की है, देखना। इन द डायोड यूज्ड फॉर सर्किट इज शोन इन द इतना हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप फॉर ऑल करंट एंड हैव मैक्सिमम पावर, ये मैक्सिमम पावर है। अब इससे ज़्यादा पावर दी तो ये डैमेज हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा देंगे नहीं हम। तो मैक्सिमम पावर के लिए करंट का फॉर्मूला क्या होगा, तुम्हें पता है पावर एक्चुअली कितना होगा, आई बी होगा। तो करंट अगर मैं निकालूँ तो पी बाई वी होगा। पी कितना दिया हुआ है, 100 मिली वाट डिवाइड बाई पावर, ये कितना दिया हुआ है 0.5 है ना। तो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, 200 आ गया ना, 200 मिली एम्पियर आ गया है ना, मिली एम्पियर, ये करंट आ गया। अब इसकी वोल्टेज में ये पता है, वोल्टेज अब तुम्हें पता है कि ऑल्सो यू नो हमें क्या निकालना है, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, ये फॉर रेजिस्टेंस के लिए। अब सीरीज में जितना करंट इसमें जाएगा उतने करंट इसमें जाएगा। करंट हमने 200 मिली एम्पियर देख लिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, वी बाई आई। अब वोल्टेज कितना, 1 डिवाइड बाई कितना, ये 200 इंटू 10⁻³ तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ गया, 5 ओम। कोई डाउट है, हो जाएगा ना, आगे ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, the plot of kinetic energy of emitted electron from metal versus frequency of incident radiation give the straight line Booch slope। ध्यान दो हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो पता है ये स्ट्रेट लाइन जाता है और इसका तुम्हें फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, एच नी माइनस में एच नी नोड। तो ये वाई एक्सिस इक्वल टू एम, ये एक्स एक्सिस माइनस में सी। तो स्लॉप क्या हो गया यहाँ पे, स्लॉप यहाँ पे कौन सा होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट होगा एच। तो है कोई ऑप्शन है सर, देखो क्या है, इज सेम फॉर ऑल मेटल। तुम्हें पता है एच की वैल्यू क्या होगी, सेम फॉर ऑल मेटल, सभी मेटल के लिए क्या ये सेम होगी। तभी तुम्हें पता है ना, 2 से ज़्यादा का भी बनाओगे तो पैरेलल लाइन जाती है, ठीक है ना। आगे ध्यान दो। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ इज मेजर टू बी, बीटा आपको कितना दिया हुआ बेटा, 0.5 mm। इफ द होल apparatus इज इमर्ज इन वाटर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, तो न्यू फ्रिंज विथ तुम्हें पता है कि याद है, बीटा इन एयर डिवाइड बाई बीटा इन मीडियम इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा इन एयर डिवाइड बाई लैम्डा इन मीडियम, और ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बीटा इन मीडियम इज इक्वल टू कितना हो गया, बीटा इन एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर में कितना दिया हुआ बेटा, 0.5 डिवाइडेड बाई ये कितना है, 5/3, तो कितना आ गया 0.3 mm है ना। म्यू की वैल्यू 5/3 दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कोई डाउट है यहाँ तक, आगे ध्यान दो। आपको दिया हुआ वर्क डन बाय ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट इज पॉजिटिव। ध्यान दो वर्क डन पॉजिटिव कब आएगा, किसी भी चार्ज को लेके आने में इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक। पॉजिटिव आने का एक ही वजह, जब वो चार्ज क्या हो, प्लस का हो, चार्ज क्या हो, प्लस का। तो अगर मैं एक चार्ज को क्यू नोड को जो कि 1 कूलाम है इसे लेके आऊँगा तो वर्क डन क्या होता है, इन मूविंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू पी पॉइंट, सही
फाइनली पी पे आ गया, इनिशियली कि यहाँ पे इन्फिनिटी। तो तुम्हें पता है कि पी पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, प्लस का होगा, है ना, और ये इनफाइनाइट पे कितना होगा, 0। तो क्या आएगा, प्लस का वर्क डन आएगा, जो कि कितना होगा, क्यू भी होगा। तो एकदम ठीक है ये बात, मगर कंडीशन भी है, पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज जो पॉइंट चार्ज है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा इसने बोला नहीं है वैसे तो। चलो ठीक है, आगे। द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिव सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी पॉइंट आर इन सेम डायरेक्शन। ध्यान दो, अट्रैक्टिव तो जब होगा जब वो नेगेटिव हो, तभी तो वो प्लस के क्यू को क्या कहेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में हो गई, ये भी इसी डायरेक्शन में हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी, है ना, तो पॉजिटिव आ गया, है ना। मगर इस वाले केस में पता है नेगेटिव आएगा। ये वैसे बात तो ठीक कर रहा अपनी जगह, मगर ये कंडीशन अलग है, ये कंडीशन अलग है। तो दोनों ही एक्सप्लेनेशन तो ट्रू है, मगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो चार्ज का कंसेप्ट आएगा, ठीक है, पता है ना। करेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए चार्ज का कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे ये बात कर रहा है पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे वो बात कर रहा है नेगेटिव के लिए। तो दोनों अलग अलग, मगर कंसेप्ट एक ही है। तो अब ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आंसर ए भी लगा सकता है, क्योंकि बात तो वही समझा रहा है, बट ये नेगेटिव चीज केस के लिए हो गया। हम भी ऐसे ही करते हैं सॉल्व, मगर हम पॉजिटिव के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो ए भी लगा सकता है और बी भी, एच पे की के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, द क्वांटिटी एल आर पोसेस डायमेंशनलेस ऑफ टाइम, ठीक है। आपको पता है कि एल बाई आर एक्चुअली ये डायमेंशन हो जाता है किसका, टाइम का। किसका होता है ये, टाइम का। तो ठीक है, पता नहीं कैसे, क्योंकि एल इजिकल टू कितना होता है, तुम्हें पता है कि ई एम एफ इजिकल टू कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है। तो आप देखोगे तो एल इजिकल टू कितना हो गया बेटा, ई डिवाइड बाई डी आई, ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो गई थी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी डज नॉट चेंज। तो ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, तो आंसर ये आ गया, ठीक है। अगला ध्यान दो, ये दिया हुआ है स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना दिया हुआ, 8 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2 ओम। ध्यान दो, 0.5 एक वोल्टेज है, 8 वोल्ट है, इंटरनल कितना दिया हुआ है, 0.5 ओम का है। इज बीइंग चार्ज, ये चार्ज क्या आ गया है, डीसी सप्लाई के साथ। चार्ज में सेम पोलैरिटी जाएगी, पता है ना, डीसी सप्लाई जो कि 120 वोल्ट की है, यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ कितने ओम का बेटा, 15.5 ओम। तो ड्रॉ द सर्किट डायग्राम बना दिया वो हमने पहले पार्ट में। दूसरा, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी। बैटरी यही होगी, इसका आपको पता है पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ई प्लस में आई आर। तो पहले आई निकालेंगे, आई कितना होगा, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना हो गया बेटा, 120 माइनस में 8, क्योंकि सेम पोलैरिटी हो गई तो माइनस हो जाएगा। कहाँ पे बेटा, यहाँ पे नहीं, ये हम इसकी वोल्टेज निकाल दें, ये क्या होगा, करंट यूं जाएगा तो ये चार्ज हो रहा है। चार्जिंग में फॉर्मूला क्या होता है, ई प्लस में आई आर, डिस्चार्जिंग में ई माइनस में आई आर। तो आई कितना हो गया, नेट वोल्टेज डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस दोनों का सम कितना हो गया बेटा, 16 हो गया। तो कितना हो गया ये, 112 डिवाइड बाई 16 कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 7, है ना। तो अब ई कितना है, 8 इंटू में 7 इंटू में प्लस में 7, आई हो गया, आर कितना 0.5, तो कितना हो गया 8 प्लस में 3.5, तो कितना आ गया बेटा 11.5, इतने वोल्ट आ गया, ठीक है। बी पार्ट में अब व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग सीरीज रेजिस्टेंस, ये क्यों लगाया जाता है, टू अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग। ये बी का पार्ट में निकाल दिया। अब सी पार्ट में बताऊँ चाहिए, इट इज डन टू अवॉइड
टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट ना हो उसके लिए हम लगाते हैं, ठीक है, याद दीजिएगा, टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। अगला ध्यान दो, 2 फिक्स पॉइंट है, चार्ज है, ये हमने कई बार करवाया भी हुआ है, क्लास में आता भी है क्वेश्चन। 2 चार्जेज है, एक प्लस का 4e और दूसरा कितना है प्लस का e। वेयर शुड बी द थर्ड पॉइंट चार्ज बी केप्ट, मान लो वो तुम्हें पता है टुवर्ड द लेस मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे होगा। वेयर शुड मान लो ये x है तो ये कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितनी है a, तो a माइनस में x हो गया। तो अब तुम्हें पता है कि therefore फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम पे के लिए इस पे नेट फोर्स 0 होगा, इस पे इसकी वजह से नेट फोर्स वैसे ये पता है ना नेगेटिव साइन होगा तभी इक्विलिब्रियम में आएगा पूरा एंटायर सिस्टम। तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 4e की वजह से, और ये फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू e की वजह से। तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 4e इक्वल होगा फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू e। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो गया, 4e इंटू में क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना है बेटा एक्स स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो गया, q इंटू में e डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना है a माइनस में x का होल स्क्वायर। अब q e से q e कट गया, 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन कट गया, तो आपके पास कितना आ गया बेटा 4 बटे में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a माइनस में x का होल स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दिया, 2a माइनस में x इक्वल टू कितना आ गया x स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा 2a माइनस में 2x इक्वल टू कितना आ गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 ऑफ a। ये कहाँ से निकाला फ्रॉम 4e, वहाँ पे बताओगे कहाँ से निकाला आपने ये 4e से, और e से निकालोगे तो a/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखना ना। आगे समझिए, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ 800 नैनोम और 600 यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ध्यान दो, 2 वेवलेंथ दी हुई है, लैम्डा 1 कितना दिया हुआ 800 नैनोमीटर, और लैम्डा 2 कितना दिया हुआ बेटा 600 नैनोमीटर -9, ठीक, ये दिया हुआ है। इंटरफेरेंस पैटर्न इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन द स्क्रीन, कैपिटल डी कितना दिया हुआ बेटा आपको 1.4 मीटर अवे इफ द सेपरेशन बिटवीन द 2 स्लिट्स आर, 2 स्लिट्स के बीच में अगर मैं सेपरेशन देखूं तो स्मॉल डी कितना दे दिया 0.28 mm। कैलकुलेट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्राइट मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ऑफ 2 वेवलेंथ कोइंसाइड। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मैंने माना था, मैं माने तो लेट, ये देखो दोनों की थिकनेस अलग अलग होगी, कहाँ पे कंसाइड करेंगे, मैं मान लेता हूँ लेट mth ब्राइट ऑफ लैम्डा 1 गेट कोइंसाइड विद nth ब्राइट ऑफ लैम्डा 2। तो दैट इज मैंने क्या बताया xm पहले वाले का इक्वल होगा xn दूसरे वाले का। इसका mth का फॉर्मूला क्या होता है m लैम्डा d बाई स्मॉल डी, और इसका nth का फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा d बाई स्मॉल डी। ये लैम्डा 1 यहाँ पे लैम्डा 2, इससे ये कट गया, तो m बाई n इक्वल टू कितना हो गया लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 है 600 और ये कितना है 800, तो 3/4 आ गया तुम्हारे पास, 3/4 आ गया। तो आपके पास अब ध्यान दो क्या है, इसका मतलब क्या हो गया therefore m की वैल्यू हो गई 3, तो n की वैल्यू 4, और अगर मैं ये 3 का दुगना कर दूँ ये 6, तो ये कितना हो गया 8, ये क्या हो गया 3 गुना कर तो 9, तो ये कितना हो गया 12 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया दीज आर कोइंसाइडिंग फ्रिंजेज, ये कौन से कोइंसाइडिंग ब्राइट फ्रिंजेज है। अब फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट लिखा होगा लीस्ट डिस्टेंस, फॉर लीस्ट डिस्टेंस के लिए, लीस्ट डिस्टेंस के लिए m मान लो कितना हो गया 3, तो n कितना हो गया 4। तो देयरफॉर आपको दोनों एक ही तो डिस्टेंस होंगे क्योंकि सेंटर से निकाला, सेंटर फ्रिंज से mth और nth दोनों इक्वल कोइंसाइड हो गया है ना, तो कुछ भी निकाल लो आपके ऊपर डिपेंड करता है मान लो। तो देयरफॉर
लीस्ट डिस्टेंस के लिए इतना हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया, रिक्वायर्ड xm हो गया, वो क्या हो गया m, तो लैम्डा 1 लूँगा डी बाई स्मॉल डी, है ना बेटा। m के लिए क्या आया था लैम्डा 1, अब m मिनिमम के लिए क्या लिया 3, और लैम्डा 1 कितना है 800 नैनो, कैपिटल डी कितना है बेटा 1.4, और स्मॉल डी कितना दिया हुआ है 0.28 mm। तो इस सभी को सॉल्व करना है, एक बार कितना आएगा मुझे बताओ। जल्दी बताइए बेटा। तो दिस इज कैलकुलेट किया तो एक बच्चे ने कितना आ गया 12 mm। कोई डाउट है यहाँ तक? नो। आपको दिया हुआ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म इज 60 डिग्री, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सो दैट द रिफ्रैक्टिव रे इज पैरेलल टू द बेस लाइन। तो पता है कि रिफ्रैक्टिव रे पैरेलल टू द बेस लाइन चल रहा है, तो ये कब होता है एट मिनिमम, पता है दिस इज पॉसिबल एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये सब मिनिमम डेविएशन पे होता है एट एंगल ऑफ, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म सो दैट द पैरेलल जाएगा, और व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड, बता दिया कंडीशन का नाम तो बता दिया मैंने, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे होगा, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे, ठीक है ये हमने ट्रेस भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जितना आई होगा उतना ई होगा, जितना ये R1 होगा उतना ही R2, R1 इज इक्वल टू R2, और ये कितना होगा A/2, ठीक है। अब हमें पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना दिया हुआ 60, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ से R अगर मैं निकालूँ तो कितना हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 60 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बेटा 30 डिग्री आ गया, और इंसिडेंट आपको दिया हुआ है 60, ये गिवन है। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फॉर्मूला होगा, साइन आई बाई साइन आर, आर कितना यहाँ पे 30 है ना, तो साइन ये कितना होता है √3/2, और ये कितना हो गया 1/2, तो √3 यानी कि 1.72, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आंसर। कोई डाउट है? हो जाएगा, ठीक है। अगला ध्यान दो, आपके लिए स्ट्रेट क्यूरीला, तुम्हें पता है क्यूरीला क्या कहता है? हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया। तो मैं पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर किसके लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये सिर्फ और सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है। तो पता होना चाहिए इट स्टेट दैट the intensity of magnetization or magnetic susceptibility is inversely proportional to किसके भाई, टू द टेम्परेचर। ये इन केल्विन में होता है, याद रखना, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। दैट इज मैंने क्या बताया, ये जो आई है या फिर काई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए अब आगे दिया हुआ है, हाउ डज द ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक वेव विद टेम्परेचर। तो हमें पता चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी घटेगी। तो पता होना चाहिए विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सेकेंड पार्ट में, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द ससेप्टिबिलिटी chi and hence relative permeability, क्यों हैंस क्यों वर्ड यूज किया, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो म्यू आर होता है वो 1 प्लस में काई होता है, पता है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टिबिलिटी भी घटेगा तो ये भी
घटेगा। द ससेप्टिबिलिटी एंड हैंस रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, ठीक है, दोनों ही डिक्रीज करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? नो, आगे ध्यान दो। गिवन ए इक्वेशन ऑफ पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन वैसे तो गामा डी के में आता है, ये डी के सिलेबस से हट गया, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो फोटॉन्स होता है, फोटॉन्स एनर्जी पार्टिकल है किसकी, गामा की। ये एक बार पॉजिट्रॉन बनाता है, बीटा पार्टिकल जो कि होता है पॉजिटिव डी के, और एक बार नेगेटिव डी के करके, ठीक है। आप इसे फ्रीक्वेंसी गामा की कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस का, पॉजिट्रॉन हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये दोनों ही, ये पॉजिटिव डी के हैं और ये नेगेटिव डी बीटा पार्टिकल, ठीक है। ये सिलेबस से वैसे कट चुका है, हटाओ इसे ना। अगला ध्यान दो, विच आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज फॉर न्यूक्लियर फिजन। ये याद करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कंसेप्चुअल में। तो आंसर क्या है, विच आइसोटॉप्स, तो इसका आंसर है यूरेनियम 235, 235, ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्यान दो न्यूक्लियर फ्यूजन में हमें इसे एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवानी पड़ती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। वाई का रीजन दो, सिंस यूरेनियम 238 कॉज करता है चेन, फ्यूजन चेन रिएक्शन। क्या कॉज करता है, ये चेन रिएक्शन को फॉलो करता है। इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, जबकि यूरेनियम 235 है 0.72% नेचुरल यूरेनियम, ठीक है। तो ये कंट्रोल वे में किया जा सकता है, ठीक है। इसके पास नेचुरल यूरेनियम होता है, याद रखना ना। आगे ध्यान दो, गिव द रेशियो वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ इतना। तो मैं पता है कि वैक्यूम में इसकी स्पीड हमेशा सेम होगी। तो पहले पार्ट का आंसर कितना है, v1/v2 इज नथिंग बट, ये भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा। पहली वाली वेव भी है ना, दूसरी वाली भी। एक्चुअली ईएम वेव सभी एक ही स्पीड से मूव करते हैं, तो रेशियो कितना आएगा, 1:1, ठीक है ना। अगला है इसी में, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वूज वेवलेंथ इज 1 mm to नैनोमीटर। किस में आती है भाई, इंफ्रारेड में। किस में आता है ये, इंफ्रारेड। तो इसका बी क्या हो गया, इंफ्रारेड। इसकी एप्लीकेशंस बतानी है, दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पहला, इन टेकिंग फोटोग्राफ्स ड्यूरिंग फॉग एंड स्मोक, है ना। और दूसरा कॉज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को। इससे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इसी की वजह से तो लाइफ एग्जिस्ट है, अदरवाइज इतना ठंडा होगा अनसुटेबल फॉर लाइफ प्लेनेट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है ना। आगे ध्यान दो, सो दैट द कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस एन n times magnifying image when the object from the lens have magnitude this one। यानी कि u की वैल्यू आपको दी हुई है। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस के केस में u कितना दिया गया, माइनस का f प्लस माइनस f/n, ये दिया हुआ है ना। तो पहले v निकालिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता है v/u, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 1/u प्लस का 1/v इज इक्वल टू 1/f। f इसके फोकल लेंथ है, माइनस का 1/, माइनस का f प्लस माइनस f/n, है ना बेटा। प्लस का 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो अगर मैं 1/v निकालूँ तो कितना आएगा, 1/f माइनस में 1 डिवाइड बाई, बोलिए बेटा, f कॉमन आ गया, 1 प्लस माइनस 1/n आ गया, है ना।
देखना एक बार, फिर कितना आएगा, ये एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, f 1 + -1/n, तो 1 + -1/n माइनस में 1, इससे ये कट गया, है ना बेटा। एलसीएम लिया तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया, +-1/n डिवाइड बाई, बोलेगा कोई, f इंटू में n +-1 अपॉन में n, है ना, तो n से n कट गया, तो मेरे पास v = कितना हो गया, +-, बोलिए बेटा, f इंटू में n +-1 आ गया, ये आएगा ना। तो देयरफॉर मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, अगर मैं निकालूँ, देयरफॉर मैग्नीफिकेशन u भी निकाल चुके, v भी निकाल चुके हैं, तो मैग्नीफिकेशन कितना होता है बेटा, v/u होता है, v/u में कितना आएगा, f n +-1 डिवाइडेड बाई u कितना है बेटा, यहाँ से f कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा, n +-1 डिवाइड बाई n, है ना, तो ये कितना आ गया, f n +-1 डिवाइड बाई n, तो काट पीट के n आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें, यही तो प्रूव करना है कि जो इसकी मैग्नीफिकेशन है वो कितनी होगी, n होगी, ये ना n टाइम्स, है ना, ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, कोई डाउट। अब इसी का यूज करके हैंस फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर विच द कॉन्केव लेंस पावर कितना दिया हुआ, इतना, विल प्रोड्यूस द इमेज 4 टाइम्स लार्जर द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाए, 4। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, अब मुझे क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट, तो n की वैल्यू, ध्यान मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट कर ही देता हूँ, समझिए, इसके ये था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यहाँ पे, तो इसके लिए u कितना हो गया, पता है कि f n कितना है, 4 + -1 डिवाइड बाई 4, यही आएगा ना बेटा, है ना। अब f कितना होता है, 1/p, p कितना है, अच्छा ये डायप्टर में तो 100 में कर दूँ मैं, ताकि ये सेंटीमीटर में आ जाए, है ना, कितना आ गया, 40, फोकल लेंथ कितना आ गया, 40, तो कितना हो गया, 40, और ये कितना हो गया, 4 ± 1/4, तो एक बार तो आ गया बेटा u की वैल्यू 30, है ना, और एक बार आ गया 30 सेंटीमीटर, और दूसरा u = कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर, तो ये 2 आंसर आ गए, याद हो जाएगा, एक 30 इस साइड में, दूसरा 50 उस साइड में, ठीक है ना। इसकी वजह से वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि 40 है ना, और इसकी वजह से रियल इमेज बनेगी, सेम मैग्नीफिकेशन में हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था वैसे, ये मैंने एक ही पेज पे कर दिया, ये ऊपर वाला हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, और नीचे ये मैंने प्रूफ करवाया पहले पार्ट का। फोकल लेंथ मैंने कैसे निकाली, फोकल लेंथ होता है 1/p, अब p क्योंकि डायप्टर में, तो डायप्टर में तो मीटर में आएगा आंसर, तो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये किस में आ गया, सेंटीमीटर में, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करती है सेंटीमीटर में आ जाए, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक, आगे ध्यान दो। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट है, ध्यान दो। राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज ईच बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड बार्ड-सेवुड्स लॉ। राइट एनी 2 पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज। सिमिलरिटी क्या है, हाँ पहले सिमिलरिटी में बताना चाहिए, पहले बोथ ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, और राइट एनी इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी में क्या है, बोथ ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और दूसरी कोई, हाँ भाई दूसरी सिमिलरिटी मीडियम डिपेंडेंट है, एक में अपसन लोड आ जाता है, दूसरे में म्यू लोड आ जाता है, ठीक है, बोथ डिपेंड्स ऑन मीडियम। भाई तुमने देखा होगा कोलम्बिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F = कितना होता है,
Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो दोनों में आर स्क्वायर आ गया क्योंकि बायट-सेवर्ट्स लॉ में dV इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दोनों में इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे कर रहे हैं और दोनों ही मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है। नाउ डिफरेंस, पहले पॉइंट पे एक तो फाइंड करता है फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दूसरा फाइंड करता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। बताओ चाहिए कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ gives the force between two charge but कौन सा भाई, बट क्या, बट बायट-सेवर्ट्स लॉ क्या कहेगा भाई, gives magnetic field due to current element, magnetic field due to current element। और कोई डिफरेंस बताएगा कोई? फोर्स की जो एक्सिस पे लगता है फोर्स, और ये मतलब कि एक्सिस से बाहर भी लग सकता हाँ जी, जो ये फोर्स है ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज होगा, जबकि वो परपेंडिकुलर टू द एल एंड आर दोनों के होगा, ठीक है। बताओ चाहिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। तो पता है कि वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे अलोंग आर कैप आता है, जबकि यहाँ पे डीवी वेक्टर क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू डीएल क्रॉस आर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। बट magnetic field is perpendicular to plane containing DL and R, ठीक है, कोई डाउट है? अब आगे यूज बायट-सेवर्ट्स लॉ टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R एट इट्स सेंटर। तुम्हें पता है कि सेंटर पे निकालना है, तो सर्कुलर लूप के सेंटर पे करंट फील्ड निकालना है। आप क्या मानेंगे, ये करंट यूं आ रहा है घूमता हुआ, तो पता है कई करंट एलिमेंट मान लेते, एक मान लिया डीएल, तो एक की वजह से डी बी इक्वल टू कितना होगा बेटा, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड के लिए क्रॉस लगा दिया। तो अब देयरफॉर बताना चाहिए ऑल द करंट एलिमेंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन दैट इज इनवर्ड टू पेपर। ये 4 पाई भी आएगा, है ना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई। तो देयरफॉर बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा, इंटीग्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। तो पता है कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना होगा बेटा, 2 पाई आर हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर इंटू में ये कितना आ गया, 2 पाई आर। तो कट के बी इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर। ये फॉर्मूला लगेगा, आर इसके कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, आर से आर, है ना। कोई डाउट है? ठीक है, आगे ध्यान दो। यूजिंग हाइजेंस कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन वाई द वेव फ्रंट बैंड इट्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ध्यान दो, जब कोई वे एक रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो तुम्हें पता है कि ये यूं बैंड हो जाती है, आपको एक्सप्लेन करना है यूजिंग हाइजेंस। तो हाइजेंस पे ये वेवलेट्स हो गए, बी ये ए पॉइंट ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे एक वेवलेट सी इंटू में टी टाइम में गया,
मगर जैसे ही अब यहाँ पे एक वेव रेट आ गया, जैसे ही एंटर करता है तो दूसरे में स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, तो v इंटू टी के हिसाब से मान लो v इंटू टी का एक अर्क बनाएंगे। तो अगर तुम देखोगे तो इस अर्क के अकॉर्डिंग ये हुआ, तो डिस्टेंस कम हो गई, डिस्टेंस कम करने के चक्कर में ये क्या हो गया, बेंड हो गया। ठीक है, ठीक है, इसका 3 पार्ट में बता दूंगा ना कि डिस्टेंस इक्वल करने के चक्कर में, यानी कि इक्वल फेस में होने के चक्कर में ये डिस्टेंस कम हो गई क्योंकि टाइमिंग शुड बी सेम, ये डिस्टेंस कम हो गई, ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बैंड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस बताना है आपको। आगे ऑल्सो सो दैट द रिफ्लेक्शन द स्पीड ऑफ वेव लेंथ डिक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज होने का रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कोई वेव इंसिडेंट करती है इस जगह पे, तो एक ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल वाइब्रेट करता है विद सेम फ्रीक्वेंसी, with same frequency of incident, ठीक है। और therefore इसी पार्टिकल से एमिट हो रही है कौन सी, therefore the refracted and reflected wave emitted from this particle also have same frequency, है ना, also have same frequency, तो फ्रीक्वेंसी इसकी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, ध्यान दो। आगे आपको दिया हुआ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एज कॉपर एस्टिमेटेड टू बी इतना, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 8.5 into 10 की पावर 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of wire? Length कितना दिया हुआ है बेटा आपको, 3 meter. To other end, the cross section area of the wire कितना दिया हुआ है, 2.0 into 10 की पावर -6 meter square and carries a current of कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर। सबसे पहले इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। तुम्हें पता है कि सिंस आई इक्वल टू कितना होता है बेटा, NEAVD। आप कैसे निकालोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई डिवाइड बाई NEA। ध्यान दो, जैसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी आपको टाइम निकालना है। तुम्हें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम होता है, तो टाइम यहाँ से निकालो तो टाइम इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, लेंथ डिवाइड बाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिए यहाँ से। आई कितना दिया हुआ है, 3, एन कितना दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 की पावर -+28, ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया हुआ है आपको 2 इंटू 10 की पावर -6। जा कैलकुलेट कीजिएगा, फिर जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी उसमें वैल्यू पुट करते आंसर आ जाएगा। कर दोगे ना, ठीक है। लेंथ आपको दी हुई है यहाँ पे कितनी, 3 मीटर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से आपने निकाली है 3 डिवाइडेड बाय 8.5 इंटू 1.6 इंटू में 2 इंटू 10 की पावर कितना बच गया टोटल, ये कितना हो गया बेटा 25 और 28, 3 आ जाएगा इतने सेकंड में। ये वाली कैलकुलेशन कर दो, ये आसान है ना। तो ये कितना हो गया, यानी कि 8.5 को मल्टीप्लाई कर दो 3.2 से इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे। यहाँ पे कैलकुलेट मत को, क्योंकि रेसिप्रोकल में कहोगे काफ़ी बड़ा जाएगा, सीधा वहाँ पे कैलकुलेट को। ठीक है, आगे ध्यान दो। इसके और पार्ट में 2 सेल ऑफ EMF इतने हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस इतना आर जॉइंट इन सीरीज टू एन एक्सटर्नल बैटरी इतना, कैलकुलेट द करंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दो। आपके पास 2 बैटरी है, एक 6 की, इसका 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका 1 ओम, ये 2 और ये 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 13 ओम। कैलकुलेट द करंट। अच्छा ध्यान दो, ये नहीं बोला हुआ किस वे में किया हुआ है कनेक्ट। सीरीज में 2 वे हो सकते हैं। पहले का फर्स्ट केस, जब मैं अपोजिट पोलैरिटी को ऐड कर दूं तो करंट कितना हो गया बेटा, टोटल V इफेक्टेड डिवाइड बाई R। अपोजिट पोलैरिटी ऐड करूँगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे 6 जमा में, है ना।
डिवाइड बाई 15, तो कितना हो गया 8/15, इतने एम्पियर हो गया पहले केस में। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने इसमें मैं कनेक्ट कर दिया, क्योंकि बोला नहीं गया, ये भी तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कितना है, ये 2 और ये कितना है 1, ये कितना है 6, ये कितना है 2 एम्पियर और यहाँ पे कितना है 13। तो यहाँ पे I इक्वल टू V इफेक्टिव कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि प्लस के साथ माइनस करंट की डायरेक्शन बड़े के हिसाब से चलेगी। 6 माइनस में 2 डिवाइड बाई कितना आ गया, ये 16 हो गया ना बेटा, 16 हो गया ना टोटल रेजिस्टेंस। 13, 2, 15, 1, 16, तो ये कितना हो गया 0.5 एम्पियर। और यहाँ पे कितना आएगा 4/16, जो कि कितना हो गया 0.25 एम्पियर। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब इसके बी पार्ट में ध्यान दो, आपको दिया हुआ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज ए ईएमएफ कितना 1.5 वोल्ट एंड लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300 ओम। व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, उसके पास वोल्टेज इतना हो गया। मैक्सिमम करंट के लिए शॉर्ट सर्किट होता है, याद रखना। मैक्सिमम करंट के लिए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, यानी कि बस 1.5 वोल्ट की बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 300। इसी को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। याद रखना मैक्सिमम करंट कब होता है, शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट का मतलब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं। तो आई मैक्स कितना होगा, ईएमएफ डिवाइड बाई आर। ईएमएफ कितना है 1.5 डिवाइड बाई 300, तो कितना आ जाएगा बेटा 5 मिली एम्पियर, है ना, 5 मिली एम्पियर। ना आगे, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर कार, तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग यूज हो गया। ऑब्वियसली पहले मोटर कार के लिए ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत 12 वोल्ट होता होगा, कुछ होगा, तो वो रिड्यूस होता गया उसकी ईएमएफ। ठीक है, तो आंसर इज नो। नो, अगला ध्यान दो। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए वायर बिटवीन 2 पैरेलल वायर। तो पता है ना, यहाँ पे ड्राइव करना है, क्या ड्राइव करोगे आप, एफ इजिकल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। पता है कैसे निकालोगे, ये वाली वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में होगा, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा वो कितना होगा, एक्चुअली एफ इजिकल टू I L डिवाइड में गया B आ गया, है ना। इसका करंट मान लो I2 और B R डिस्टेंस पे I1 की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट I1 डिवाइड बाई 2 पाई आर। ड्राइव करके ये आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बी पार्ट में ध्यान दो। ये ड्राइव कर देना पैटर्न में, होता वैसे इतनी छोटी चीज़ है। एक करंट ऑफ 20 एम्पियर फ्लोज ईच ऑफ द 2 पैरेलल करंट, यानी कि I1 और I2 दोनों कितना दिया हुआ है बेटा 20 एम्पियर। 2 पैरेलल वायर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट है, कितना है 4 सेंटीमीटर। कंप्यूट फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ। तुम्हें पता है फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है बेटा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। अब तुम्हें पता है म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I1 I2 कितना दिया हुआ है 20 इंटू 20, है ना, डिवाइडेड बाई आर। आर कितना है भाई यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर -2। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद कितना आया बेटा, अच्छा ये 2 पाई भी तो बच गया, है ना। तो कितना आया 2 इंटू 10 की पावर -3। इतनी न्यूटन पर मीटर यूनिट होगी, यूनिट जूल लिखा होगा। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है, आगे ध्यान दो। स्ट्रेट वायर से वर्ड्स बता दोगे आप स्टेटमेंट। ए स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L बैंड इन सेमी सर्कुलर लूप। ध्यान दो, एक स्ट्रेट वायर वो बैंड कर दिया हमने सेमी सर्कुलर लूप में। यूज बायर से वर्ड्स टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। कर दोगे ना, ये DL मान लिया आपने, इसका रेडियस दिया हुआ है नहीं ना, तो DL की वजह से इसका रेडियस कितना हो गया R। तुम्हें पता है कि पाई R इजिकल टू कितना हो गया L, तो R इजिकल टू कितना हो गया L बाई पाई। तो DB इजिकल टू कितना होगा, बी पार्ट कर रहा हूँ मैं,
डी बी इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल, साइन कितना हो गया बेटा 90 डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है यहाँ पे एल बाई पाई। नो ये इनवर्ड ही आएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसका इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4L बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एल का, और डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4L, डी एल का इंटीग्रेशन L होगा, यहाँ से यहाँ तक की तो होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना हो गया, L हो गया। अच्छा ये स्क्वायर होता है ना, हमने यहाँ पे गलती कर दी, तो यहाँ पे कितना होगा L स्क्वायर बाय पाई आ जाएगा, है ना, L स्क्वायर बाय पाई आ जाएगा, तो एक L कट गया, तो अब कितना हो गया, म्यू नॉट पाई आई डिवाइड बाई, बोलिए बेटा 4L, ये आ गया। आर की फॉर्म में इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें L में दिया हुआ है लेंथ यहाँ पे, वैसे तो आर की फॉर्म में पता है ना क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R, सेमी सर्कुलर के लिए हमने ये करवाया था बी। नहीं गलत तो नहीं होगा, मगर फाइनल आंसर वो मार्क्स काट लेगा क्योंकि उसके की में ये होगा ही नहीं। तो आप ठीक है, आर की फॉर्म में अगर तुम निकालोगे इसे, तो आर की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4, आर यहाँ पे तुम्हें पता है कि पाई आर इजिकल टू एल है, तो आर इजिकल टू कितना हो गया एल बाई पाई, तो एल बाई पाई पुट करूँगा तो आपके पास आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट पाई आई बाई 4L, है ना, तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो, अगला ध्यान दो। गिव 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये कल वाले में भी आया था। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो वो एक स्टेबल बनाते हैं। फ्यूजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई जो कि अनस्टेबल होता है, वो डीके होता है टू मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई विच वोज स्टेबिलिटी लाइन द स्टेबिलिटी रीजन। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन है, सपोज वी कंसिडर्ड फ्यूजन ऑफ Fe इंटू 2 इक्वल किसमें, इसमें, यानी कि Fe जो है 56-26, वो दो, एक एल्यूमिनियम 28-13 और दूसरा भी एल्यूमिनियम 28-13 में टूट रहा है। तो एनर्जेटिक, इज द फ्यूजन एनर्जेटिक पॉसिबल, निकाल के देखते हैं। जस्टिफाई योर बाय वर्किंग, क्यों निकाल के ही होगा, क्यों एक्चुअली कितना होगा तुम देखोगे तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है ये 56 ना, ये पन न्यूक्लियन होती है, ये वैसे गलत दे रहा है, हाँ नहीं टोटली आएगी। अच्छा इसका मास दिया हुआ है यू में, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, अगर मैं एनर्जी ऑफ किसकी Fe निकालूं, फिर ट्वाइस में एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम घटा के देखूं क्या आएगा। Fe की एनर्जी कितनी होगी बेटा, वही मास ऑफ Fe इंटू में 9 थी 1.5, ठीक है, माइनस में 2 टाइम्स में एनर्जी ऑफ कितना दिया हुआ है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मास कितना दिया हुआ है, यानी कि जो भी आएगा मास ऑफ एल्यूमिनियम इंटू में 9 थी 1.5, इसमें कितना आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो अब इसे आप कैलकुलेट करोगे, ये कितना दिया हुआ है 55 पॉइंट, वैल्यू पुट करना है, आपके पास ये आ गया 593494 में से घटाऊंगा 2 इंटू में एल्यूमिनियम का कितना है 27.98191 इंटू में 931.5, यह आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एनर्जेटिक पॉसिबल होगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, देखो ना 27 गुना कितना हो गया 54, ये एक तरह से 55 के आसपास हो गया, यानी कि 27 से 28 हो गया ना,
अप्रॉक्सीमेट, एक बार निकाल के देखना। अगर ये नेगेटिव आएगा तो नॉट पॉसिबल, एनर्जेटिक नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव आया तो एनर्जेटिक होगा, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा एनर्जी होगी, इसकी कम एनर्जी होगी, तो बची हुई एनर्जी रिलीज होगी। अगर इसकी कम एनर्जी, ये ज़्यादा, तो मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। आप इसे एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी देते जाएंगे तब तक वो रिएक्शन होगा, एनर्जी देनी बंद होगी तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो एनर्जेटिक के लिए ये क्या आना चाहिए आपके पास, नेगेटिव आना चाहिए, यानी कि नेगेटिव नहीं, सॉरी पॉजिटिव आना चाहिए एनर्जेटिक के लिए। ये वाला हाई एनर्जी, ये वाला लो एनर्जी होना चाहिए। तो निकाल के देखना, ये कैलकुलेट 55.96 आ रहा है, ये 9 थी, तो नेगेटिव आ गया ना, नेगेटिव आ गया तो नॉन एनर्जेटिक, ठीक है, कोई डाउट है। और वैसे भी पता होना चाहिए, आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो Fe एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, वो क्यों टूटेगा, वो सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, तो वो टूटेगा ही नहीं, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना। आगे ध्यान दो, ठीक है। अब केस स्टडी के क्वेश्चन देख लो फटाफट। आपको दिया हुआ हाउ डज द इंडक्टर बिहेव एज ए स्टडी करंट, तो आंसर स्टडी करंट में इट बिहेव एज रेजिस्टेंस ओनली, पता ना, रेजिस्टेंस ओनली। इंडक्टर पूछा हुआ है डीसी में, डीसी में पता ना यहाँ पे एक्सेल कितना होता है 0, तो वायर का जो रेजिस्टेंस होगा बस वही काम करेगा यहाँ पे। दूसरे में व्हाट हैपन टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड इफ द लेंथ इज इंक्रीज, तो पता है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, तो एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो देयरफॉर ये क्या करेगा, डिक्रीज, अगर लेंथ बढ़ेगी तो ये घटेगा। तीसरा, हाउ इज द एनर्जी डेवलप इन द इंडक्टर सो ग्राफिकली, तो हमें पता है कि विद करंट एनर्जी कैसे डेवलप होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में डेवलप होता है, मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है ना, और वो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, तो एनर्जी वर्सेज आई का ग्राफ एल स्क्वायर पैराबोलिक जाएगा, पता है ना। आगे ध्यान दो इसका फोर्थ पार्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो वर्क डन होता है, तुम्हें पता है पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई ई होता है, आई ई कितना होता है, एल डी आई बाई डी टी होता है ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, टी से टी काटो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, आई एल डी आई हो गया, तो टोटल वर्क एल आई डी आई हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से आई, तो एल आई स्क्वायर बाय 2, और ये वर्क कितने इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एज ए एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर में, कोई डाउट है, हो जाएगा ना। अगला ध्यान दो, ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, तुम्हें पता है कि R2 का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर टाइम्स में Rn, तो सेकंड में 4 R नोड हो जाता है ना, वह R नोड क्या है, बहुत से रेडियस, R नोड क्या है, बहुत से रेडियस, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ना, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तुम्हें पता है कि सिंस जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो कितना हो गया, नेगेटिव में 3.4 हो गया, ये टोटल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी है ना, तो माइनस का कितना हो गया, 6.8 है ना, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद ही जाएगा ना। थर्ड में पता है ना, काइनेटिक एनर्जी की नेगेटिव टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी आ गई तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। अब अगला आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इतना दिया हुआ है, हाउ मच एनर्जी इज रिमूव्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो पता है सेकंड में फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, तो सेकंड के लिए अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, और ये निकालोगे तो कितना था, अच्छा सेकंड एक्साइटेड है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 के लिए कितना आएगा, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी लेवल याद करने को भी बोले हुए मैंने, तो देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा,
एनर्जी रिक्वायर्ड, तुम्हें पता है कि इसी का पॉजिटिव हो जाता है, कितना आएगा प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रह जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो बस। नाउ ए लार्जेस्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी हाइड्रोजन इज इतना, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इन द इंफ्रारेड रीजन। ध्यान दो, यूवी की लार्जेस्ट दिया हुआ है, यूवी की लार्जेस्ट। अल्ट्रावोलेट कब आता है, जब वो 2 पे आए, और लार्जेस्ट के लिए वो सीधा 3 से आ जाएगा। तो 1/λ मैक्स इजिकल टू कितना हो गया, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/, यूवी की बात कर रहा हूं मैं। अल्ट्रावोलेट किस पे होता है भाई, सॉरी लाइमन में होता है। अल्ट्रावोलेट किस में होता है, लाइमन में, यानी कि 1 का स्क्वायर में से घटा दो किस में, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये मिनिमम है ना, सॉरी लार्जेस्ट के लिए। तो ये कितना दिया हुआ है, 1/122 नैनो इजिकल टू कितना हो गया R, और ये कितना आ गया बेटा 3/4, यही आ गया। नंबर 2 से 1। अब मुझे दूसरे की क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट वो भी किसकी, इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड की शॉर्टेस्ट कहाँ पे आता है, ये लाइमर, ये बार्मर, ये पाचम पे आता है। तो इंफ्रारेड के पाचम में कितना होगा, 1/λ ऑफ, अच्छा इसकी भी स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट के लिए एनर्जी इनफाइनाइट से आएगी ना, स्मॉलेस्ट के लिए। तो ये स्मॉलेस्ट यानी कि मिनिमम, वो भी किसकी भी, इंफ्रारेड की। ये कितना होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट किस पे आएगा बेटा, 3 पे आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस में इनफाइनाइट है ना, तो कितना आएगा ये 1/λ, मान लो डैश है ये R/9 आ गया। दोनों को डिवाइड कर दो, R की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, R कितना आ गया 4/3 ऑफ 122 है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ, 4/3 ऑफ 122 इंटू में 9, तो लैम्डा डैश इजिकल टू कितना हो गया, 9 इंटू में 3 इंटू में 122 डिवाइड बाई 4, इतने नैनोमीटर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आंसर है।